Welcome to Kicks Super Silver 25 very important questions from current affairs 11th October to 20th October 2021 for UPSC Prelim 2022। दोस्तों ये आपको अदर एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, Kalapani territory 1. Located in the Uttarakhand. 2. Basin of Kalapani river. 3. Lepulek Pass located in this territory. So what is the correct answer? Correct answer is a D. All three are correct. क्या है न्यूज में देख लेते। सो कालापानी टेरिटोरी एक्चुअली इसलिए न्यूज में है कि नेपालीज पॉलिटिकल पार्टीज का एक जनरल कंसेंसस हो गया है कि कालापानी टेरिटोरी जो है ये नेपाल की है। ये जो है एरिया दोस्तों इट क्लेम बाय द नेपाल है ना। 2020 जो है 2020 में नेपाल गवर्नमेंट ने ये अपने मैप में ऐड कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओली गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था ऑन द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करंट गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के साथ एक डायलॉग्स हो जाए ये टेरिटोरी जो है ये टेरिटोरी के इशू पर। ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट वहां पे स्थित है। एंड इट इज दिस कालापानी रिवर इज अ हेड वाटर ऑफ अ काली रिवर। काली रिवर जो है ये देखो ये काली रिवर फ्लो हो रही है, ये काली रिवर का ये हेड वाटर है। और लेपुलेक पास जो है ये यहीं पे है जहां से ये मानसरोवर के लिए रूट यहां से होता है। Second question, Gandhamardan iron ore mine located in A. Odisha, B. Rajasthan, C. Bihar, 4. Chhattisgarh. So answer is A. It located in Odisha. क्यों न्यूज में है दोस्तों देख लेते। देखिए दोस्तों न्यूज में क्यों है ये गंधमार्दन आयरन ओर माइन। तो ये देखिए ये रिवर स्ट्रीम दिख रही है, ये रिवर स्ट्रीम का कलर देखिए है ना। तो ये जस्ट पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द माइनिंग जो है, माइनिंग से आयरन ओर से जो गंदगी निकलती है उसके वजह से हुआ है, पोल्यूशन हो गया है। तो ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट पीएसयू माइन है गंधमार्दन, केओंझर डिस्ट्रिक्ट में है। और उन्होंने अभी तक अराउंड 5000 करोड़ का आयरन ओर एक्सप्लोर कर लिया है, एक्सैवेटेड कर लिया है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके वजह से, पोल्यूशन के वजह से कॉन्सिस्टेंट कफ जो है और ट्यूबरकुलोसिस इशू यहाँ पे दिखते हैं। एक वाटर के देखो वाटर काफी पोल्यूटेड है, आयरन ओर का माइनिंग का जो भी पोल्यूशन है इसके वजह से वाटर जो स्ट्रीम है ये रेडिश ब्राउन होती है। बाकी और रीजंस भी, यही एक रीजन नहीं है पोल्यूशन का। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे लिकर कंजम्पशन का भी इशू है, साथ में सोशल स्टिग्मा है और लो अवेयरनेस लेवल है अबाउट द हेल्थ। दीज आर आल्सो इश्यूज अबाउट द राइजिंग ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया है ना। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई ये जो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसके लिए ये आयरन और माइनर्स के ऊपर काफी बड़े फाइन्स लगा दिए थे। और इसके वजह से ये अराउंड 17,000 करोड़ का फंड जो है और रिलीज हो गया और ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कारपोरेशन को मिला है। अब इसका काम है कि वो एरिया का डेवलपमेंट करे, हेल्थ सेक्टर पर फोकस करे, लेकिन येट इट इज नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। दैट इज अ सिनेरियो। देन थर्ड क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the 2015 nuclear deal between the Iran and world powers. Statement 1 देखिए, signatories were to provide Iran with 20% enriched uranium needed for its research reactor. Second, USA unilaterally withdraw from the deal. Third, Iran was prohibited from enriching uranium above 3.67% with the exceptions of its research reactor activities. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देख लेते दोस्तों। सो आंसर इज अ डी, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देख लेते एग्जैक्टली क्या है न्यूज। न्यूज इसलिए है, देखिए ये मैप दिख रहा है ईरान का, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, एक अराक है,
फोर्डो है, नाटांज है ना, ये इस्फान भी है, बुशनेर भी है ना, ये एनरिचमेंट एनर्जी के लिए है, ये रिसर्च है बोनाब में, और यूरेनियम माइन जो है बंदर अब्बास में यूरेनियम माइन है। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पे परचिन में है, और तेहरान में रिसर्च रिएक्टर है। अब देखिए क्या न्यूज में है, देख लेते हैं। ईरान प्रोड्यूस्ड मोर देन 120 kg ऑफ 20% एनरिच यूरेनियम, यानी एनरिचमेंट कितना है 20%। इट्स फार मोर देन यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉच डॉग जो है उसने कहा था पिछले मंथ में रिपोर्ट में अपने कि ये जो है उससे ज्यादा ये दिख रहा है। एनरिच यूरेनियम जो होता है यूरेनियम वो 90% अबव यदि होता है तो समझ लो ये न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज में आ सकता है। तो अभी फिलहाल में 20% है, ठीक है। अब साइंटिस्ट एस्टिमेट्स दैट कि एक जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसके लिए एटलीस्ट 170 kg जो है एनरिच यूरेनियम लगता है। अभी यहाँ पे कितना है इनके पास 120 है, तो आप समझ सकते हो ये एकदम बॉम्ब बनाने के कतार पर पहुंच गई है। अब न्यूक्लियर डील जो हो गई है इट्स कॉल्ड एज अ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और JCPOA। इसमें प्रॉमिस किया था कि भाई ये ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना उसको लिमिट देंगी और वर्ल्ड पावर जो है उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि यूएसए ने विड्रॉल कर दिया यूनिलैटरली 2018 में, और बाकी जो सिग्नेटरीज है कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया है। देन फोर्थ क्वेश्चन, Public Account Committee of the Parliament of India, 1 Financial Committee, 2 Standing Committee. Answer is C 1 and 2 both, दोनों है, ये फाइनेंशियल कमिटी भी है और स्टैंडिंग कमिटी भी है। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अभी पूरे 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 इयर्स पूरे हो रहे हैं, और इसी वजह से लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है उन्होंने पाकिस्तान सीनेट के जो चेयरपर्सन है मोहम्मद सादिक सजरानी जो है उनको इनविटेशन दे दिया था जो प्रोग्राम है दिसंबर 2021 में। अब ये काफी ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमेटी है, 1921 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये तैयार हो गई थी। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 जो है 15 फ्रॉम द लोकसभा और 17 फ्रॉम द राज्यसभा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, और मेंबरशिप 1 साल के लिए रहती है। कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता। चेयरमैन जो है ये अक्सर अपोजिशन का होता है सिंस 1967, बट इट इज अ कन्वेंशन, देयर इज नो रूल, ओके। देन फिफ्थ क्वेश्चन, Right to Information Act came into force on 1st April 2005, 5th August 2005, 12th October 2005, 11th January 2006. So answer is a C, 12th October 2005. क्यों न्यूज में देख लेते हैं। So दोस्तों ऐसा इशू है कि एक पूरे 15 साल हो गए, लेकिन बैकलॉग यदि देखे जाए तो खतरनाक बैकलॉग है, 2.55 लाख केसेस एट पेंडिंग। क्यों? तो जस्ट लैक ऑफ स्टाफ विथ इंफॉर्मेशन कमीशंस एट द स्टेट लेवल। बहुत सारे स्टेट लेवल पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं अपॉइंट नहीं, उनमें स्टाफ नहीं है, और इसी वजह से ये इशू है। यानी देखो ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको जो है इट्स जस्ट निग्लेक्टेड बाय द स्टेट्स, है ना। अभी ये जो है महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में काफी कुछ पेंडेंसी है, सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, देखो है ना, वी कैन सी हियर द पेंडेंसी ऑफ महाराष्ट्र बहुत ज्यादा है, एक अराउंड देखो 74,240 पेंडेंसी इतनी दिख रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंटेड 4 जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट अब भी रिसेंटली करवा दी है, ये बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, मैप ए site is identified as Galwan Valley, Daulat Beg Oldi, Hot Spring, Gogras Post. Answer is B, Daulat Beg Oldi। ये देखो ये पोस्ट है, हम देख लेते हैं एग्जैक्टली और चारों पूरे। ये देखो चारों ध्यान में रखो, बिल्कुल LOC के इस पर है ऐसे,
बिल्कुल एलओसी के उस पर है ना, और यहाँ से रिवर भी बहती है। दौलत बेग जो है ये ट्रेडिशनल कैंप साइट है और करंट मिलिट्री बेस है, लोकेटेड इन द मिस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो जाती है उसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न लद्दाख में। जून 2020 में जो है ये गलवान वैली है, वहां पे एक स्क्रिमिश हो गया था इंडो चाइना सोल्जर में, और 20 इंडियन और 4 चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। हॉट स्प्रिंग जो है ये एक एरिया है, ये चांग चेनमो रिवर जो है जस्ट यहाँ पे चांग चेनमो रिवर जो है वहां पे है। ये कोंगा ला पास जो है वहां पे, ये कोंगा ला पास जो है एकदम एलएसी पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। एक दो फ्रिक्शन पॉइंट है, एक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग के, और ये जो है हॉट स्प्रिंग का पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और दूसरा है PP-17 नियर गोगरा पोस्ट, ये गोगरा पोस्ट पर है। दोनों के ऊपर चाइना जो है अभी भी अपना जो है प्लाटून वहां पे रखा है उसने, और इसी के लिए अभी डेलीगेशन चल रहा है, डायलॉग्स चल रही है। देन 7th क्वेश्चन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन A. Public-private partnership industry to explore space for commercial purpose. B. A charter of the Indian telecommunication companies to boost communication sector. C. An autonomous regulatory body in the broadcasting sector. And D. A non-governmental body of the space scientists to work in the areas of exploration, comets and its impact on the life on Earth. देख लेते हैं आंसर। आंसर इज A. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडस्ट्री है टू एक्सप्लोर स्पेस फॉर कमर्शियल पर्पस। देख लेते हैं। सो रिसेंटली ऑन द 11th अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने जो है इंडिया स्पेस एसोसिएशन इसको लॉन्च किया। ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है और बहुत सारे स्टेक होल्डर जो है जो स्पेस के डोमेन में वर्क करते हैं वो यहाँ पे है। मेंबर्स कौन है, तो इसरो तो है इंडिया के तरफ से, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से, और बाकी प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जैसे भारती मित्तल वगैरह जो है, ये देखो एयरटेल है, वन वेब है, लार्सन एंड नेल्को है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। एम क्या है, व्हाट इज द एम? एम टू सप्लीमेंट द गवर्नमेंट्स एफर्ट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन अ कमर्शियल स्पेस बेस्ड एक्सर्शन। अब यदि आप ध्यान दीजिए तो ऐसा दिखता है कि पिछले कुछ सालों से इसरो जो है इसने अपने जो लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग का या स्पेस का लॉन्चिंग का, तो उसमें काफी कुछ नाम कमाया है। इसरो ने बिल्कुल कम दाम में भरपूर रोशनी की है और काफी कुछ कमाया। इसको अभी पुश करके एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है स्पेस मार्केट काफी बड़ा है, उसको टैप अप करने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है। और प्रोवाइड हाई स्पीड एंड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी विच इज अ नीड ऑफ द आवर, है ना, जो इनएक्सेसिबल एरियाज जो है रिमोट एरियाज उसको कवर करने के लिए भी ये प्लान है। तो ये 2-वे प्लान है। देन 8th क्वेश्चन, स्वेरिज Riksbank Prize 1 awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences given for contribution in the field of economics. It is not a Nobel Prize. Answer is D. All three are correct. देख लेते हैं। So what is it? So देखिए 2021 का जो है प्राइज किसको मिला है, तो ये जो है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और ग्विडो इम्बेंस जो है इनको मिला है। तीनों जो है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। डेविड कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे पढ़ाते हैं। जोशुआ एंग्रिस जो है वो मीट में है, और ग्विडो इम्बेंस जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। ये टोटल प्राइस 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का है और जो इन तीनों में डिवाइड किया गया है। ये न्यूज में इसलिए आए हैं, है ना, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के लिए प्राइज दिया जाता है एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ नोबेल प्राइज बट नॉट एक्चुअली नोबेल प्राइज, बट इट्स एडमिनिस्टर्ड बाय नोबेल फाउंडेशन। टेक्निकली नोबेल प्राइज नहीं है ना, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी उससे जो पैसा आता है उसमें से ये दिया नहीं जाता, ये दिया जाता है बैंक के तरफ से, है ना। 1968 में जो है स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने एक डोनेशन दिया था और वो डोनेशन से जो
फंड रेज होता है उससे दिया जाता है ना। नोबेल फाउंडेशन टू कमेमोरेट BAM's 300th एनिवर्सरी, 300 साल पूरे हो गए थे तब इन्होंने डोनेशन दिया था इकोनॉमी के प्राइज डिक्लेयर करने के लिए। अब ये जो विनर जो है जब अनाउंस किए जाते हैं उसको कहा जाते हैं नोबेल प्राइज रिसिपिएंट, है ना। और नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी में उनको ये प्राइज दिया जाता है एंड आल्सो कॉल्ड एज अ नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक्स, ऐसा कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली इट्स नॉट अ नोबेल प्राइज। ओके, अब ये जो है कौन सिलेक्ट करता है? सो इन द मेमोरियल प्राइज सिलेक्टेड बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। देन 9th क्वेश्चन, हसदेव अरण्य रीजन लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। सो आंसर इज ए छत्तीसगढ़। देख लेते न्यूज, छत्तीसगढ़ का एरिया देखो एंड सी दिस इज द एरिया ऑफ हसदेव अरण्य रीजन। ये एरिया है, यहाँ के आदिवासी जो थे बिलोंग्स टू द गोंड, ओरियान, लोहार, कुनवार जो है, इन्होंने जो है एक आंदोलन किया। कोल माइनिंग जो एरिया है ये एक्सप्लोर कर रहे हैं और एनवायरमेंट जो है उसको पोल्यूटेड कर रही है। तो ये जो है नो गो जोन एक्चुअली डिक्लेयर हो चुका था, है ना, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनिंग एक्सप्लोरेशन हो रहा है। ये एरिया काफी बड़ा एरिया है, 1.70 लाख एकड़ का एरिया है और ये काफी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे एक रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ के जो है 350 आदिवासी जो है बिलोंग्स टू द 30 विलेज ऑफ दिस एरिया, है ना, उन्होंने रायपुर जो है यहाँ का कैपिटल, वहां तक एक लॉन्ग मार्च किया था, प्रोटेस्ट किया था और इलीगल लैंड एक्विजिशन जो माइनिंग का हो रहा है उसके लिए। देन 10th क्वेश्चन, why shortage generated in inventory of thermal power stations of India in the financial year 2021-22? 1. Sharp rise in the power demand. 2. Short supply due to monsoon. 3. Cut down of import from China due to the border disputes. Answer देख लेते हैं। Answer is a B, 1 and 2 only, यानी sharp rise in a power demand और short supply due to the monsoon। चाइना का कोई ऐसा रोल नहीं है। क्या है न्यूज में देख लेते हैं। काफी शॉर्टेज हो गया है और सिर्फ जो है इनकी इन्वेंटरी 4 दिन पर आ चुकी है, जबकि रिकमेंडेड जो टाइमलाइन है वो 15 से 30 दिन की होती है ना। यानी पावर, थर्मल पावर जो जनरेट करते हैं उनमें कोयला से सिर्फ 4 दिन का बचा है, तो बड़ा मुश्किल है। शॉर्टेज की वजह से हमें जो है पावर कट्स देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑफ पावर जो है 12 अक्टूबर को इसी वजह से डिक्लेयर कर दिया था कि आप अपने जरूरत का 10% जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। एक्चुअली 2020 में इंपोर्ट को बैन किया गया था, इंपोर्ट को, और अभी फिर से ओपन किया गया, लेकिन 10% तक ओपन किया गया है। ग्लोबल प्राइस राइज इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चाइना में भी ये शॉर्टेज चल रहा है। देन 11th question, the Ministry of Environment declared 3 categories of plastic packaging. Consider the following facts with regard to it. 1. Rigid plastic comes under the second category. 2. Carry bags include carry bags made up of a compostable plastic. 3. Multi-layered plastic packaging have at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic. Which of the above facts is or are correct? Answer is D, 2 and 3 only. 2 and 3 only. That means rigid plastic bags not comes under the second, but it comes under the first category. There are 3 categories और उसमें से ये first category में आता है। देख लें, चलो न्यूज में क्या है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इन्होंने ड्राफ्ट रूल्स इश्यू कर दिया है मैंडेट प्रोडक्ट्स के लिए, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के लिए, है ना। और एम है टू कलेक्ट ऑल देयर प्रोड्यूस बाय 2024 एंड टू एंश्योर दैट मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट मस्ट हैव टू बी रिसाइकल्ड और सब्सिक्वेंट सप्लाई के लिए यूज किया जाएगा। और यदि नॉन कंप्लायंस है तो उसको एनवायरमेंटल कंपेंसेशन यानी पेनल्टी लगाई जाएगी। ये जो है ये 3 कैटेगरीज है, देख लेते हैं हम 3 कैटेगरीज कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो फर्स्ट कैटेगरी है रिजिड प्लास्टिक,
यानी बॉटल्स वगैरह जो होती है वो। सेकंड जो है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ अ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, प्लास्टिक शीट होता है, कवर होता है, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कैरी बैग्स होता है, प्लास्टिक शीट सैचे होता है, पाउच होता है, ये सेकंड में आता है। और थर्ड जो है इसमें मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग आती है। ये 3 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली Government of India notified new rules under which the gestational limit for termination of pregnancy has been increased from 20 to 24 weeks for a specific 7 categories of women. Which of the following case comes under these categories? कौन सी केस आती है? 1. Survivors of sexual assault or rape or incest. Second, failure of contraceptive method or device. 3. Change in the marital status, such as divorce or widowhood during ongoing pregnancy. And fourth, women with a physical disabilities. So answer is D, 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 यानी सेकंड कैटेगरी इसमें नहीं आती। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये वीक्स जो है इसका एबॉर्शन करने का वो बढ़ा दिया गया 20 से 24 फॉर सर्टेन कैटेगरीज। तो हमको ये 3 कैटेगरीज दिखती है, और भी जो है 4 कैटेगरीज कौन सी बची है वो देख लेते हैं। सो अदर 4 कैटेगरीज माइनस, साथ में वुमन विथ मेंटल इलनेस, थर्ड fetal malformation that has a substantial risk of being incompatible with the life, or if the child is born or he or she may suffer from a serious physical or mental abnormalities, यानी abnormal बच्चा ना हो इसके लिए यदि फोइटल कोई माल फॉर्मेशन आता है तब भी वो 24 वीक्स के लिए कर दिया गया है, पहले 20 वीक का था। साथ में वुमन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स और डिसास्टर और इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे ऐसे पता चलता है कि जो वुमन है उसकी जान भी जा सकती है वगैरह, ऐसी कंडीशन में ये जो है बढ़ाया गया है। तो ये टोटल 7 जो है, यानी ये 4 और पहले के 3, ऐसे टोटल 7 कैटेगरीज बनाई गई, जिसके लिए 24 वीक्स कर दिया गया है 20 से। ठीक है, बाकी कैटेगरीज के लिए 20। क्वेश्चन नंबर 13, consider the following statements with regard to the powers and functions of the Border Security Force of India. 1. Territorial jurisdiction in the border states is delineated by the union, यानी यूनियन डिसाइड करता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बीएसएफ का। दूसरा है पावर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर इलीगली, ये पावर है बीएसएफ को कहते हैं। मस्ट हाउ टू प्रेजेंट सच अ पर्सन बिफोर मिलिट्री कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो स्टेटमेंट A1 इट इज ओनली करेक्ट, यही करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। देख लेते हैं न्यूज में क्यों आया। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि फिलहाल में जो है बीएसएफ का जुरिडिक्शन जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पंजाब में बढ़ाया गया और उसकी वजह से पंजाब अनहैप्पी है। सीएम कहते हैं पंजाब के कि भाई इट्स जस्ट अ डायरेक्ट अटैक ऑन फेडरलिज्म, और शिरोमणि अकाली दल कहता है कि इट्स नथिंग बट द कन्वर्शन ऑफ स्टेट इनटू डिफैक्टो यूनियन टेरिटोरी, यानी सेंटर का ही राज चलेगा भाई, स्टेट का कुछ ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। अब देखो ये यूनियन स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट इन द फेडरेशन, इंडिया के फेडरेशन में यदि देखे जाए तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट लाइफ लॉन्ग, मतलब जब से इंडिया जो क्रिएट हो गया है फेडरल कंट्री तब से ये देख रहे। देखो 2012 में भी जब नरेंद्र मोदी जो थे सीएम थे गुजरात के, तब मनमोहन सिंह जी जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बीएसएफ एक्ट 1968 को अमेंड किया था और चाहते थे कि भाई सेंट्रल आर्म फोर्सेस का जो है अरेस्ट एंड सर्च का पावर जो है ये थ्रू आउट कंट्री कर दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने उस वक्त अपोज किया था, तब वो स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में। अब देखो यही अभी वो जब प्राइम मिनिस्टर है तो वो अभी इनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बढ़ा रहे। ऑब्वियसली सेंटर हैव इट्स ओन इश्यूज एंड स्टेट हैव इट्स ओन इश्यूज। स्टेट डिमांड्स ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी चाहता है, और सेंटर यूनियन का जिम्मा होता है कि अपने सिक्योरिटी जो है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है ना, उसको प्रोटेक्ट करे और सिटीजन का भी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो ऑब्वियसली देयर इज अ कंसिस्टेंट टसल ऑन द इश्यू ऑफ दिस ऑटोनॉमी।
अब देखो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि 11 अक्टूबर जो है उसमें ये जुरिडिक्शन बढ़ाया गया था और बीएसएफ को अरेस्ट सर्च और सीज का दायरा बढ़ाया गया था 50 किलोमीटर। कौन से? आसाम, ये आसाम का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है और पंजाब का एरिया। तो ऑब्वियसली ये जो है क्रिटिसिज्म इसलिए कि यहाँ पे अपोजिशन जो है वेस्ट बंगाल और पंजाब में अपोजिशन जो है वहां पे है। अब ये अप्लीकेबल कहाँ पे होता है? चाहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पे भी होता है। तो ऑब्वियसली बॉर्डर एरियाज है और थोड़ा सेंसिटिव एरियाज है। पहले लिमिट कैसे थी? तो गुजरात में 80 किलोमीटर की लिमिट थी और राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम में 15 किलोमीटर। तो 15 से 50 किलोमीटर का बढ़ाया गया है और इसी वजह से अपोजिशन हो रहा है। अब एक्चुअली देखा जाए तो बीएसएफ के पावर्स क्या है? वेदर दे हैव अनलिमिटेड पावर्स और सम लिमिटेड पावर्स। तो बीएसएफ के पावर्स क्या है? So they have a power of search and seize in violation of the smuggling of narcotics, other prohibited items, illegal entry of the foreigners and offenses punishable under any central acts. तो ऑब्वियसली अभी दायरा इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि अभी स्मगलिंग का इशू बढ़ रहा है ना, नार्कोटिक्स का वगैरह इसलिए। दूसरा, कंडक्ट ओनली प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग फ्रॉम द सस्पेक्ट हु डिटेन, उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का ही पावर है। एंड मस्ट हैव टू हैंड ओवर द लोकल पुलिस विद इन 24 आवर्स, यानी इनका जुरिडिक्शन जो है पावर जो है सिर्फ 24 घंटे तक चलता है। तो ऑब्वियसली लिमिटेड पावर है। साथ में वो कोई भी क्राइम जो सस्पेक्ट है उसको प्रोसिक्यूट कर नहीं सकते, दे हैव नॉट एनी पावर। सो हियर द बीएसएफ पावर इज लिमिटेड, बट ये सेंटर स्टेट का अक्सर झगड़ा है, तो इस पर डायलॉग डिस्कशन करके और म्यूचुअल ट्रस्ट जो है उसके आधार पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। The next question, 14th question, consider the following statement. 1. India is a world leader in the black tea production. Second, India imported tea for re-export purpose. कौन सा है आंसर? आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। यानी वर्ल्ड लीडर भी है हम प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उससे सस्ता टी मिलता है, लेकिन हम फिर से उसका एक्सपोर्ट कर देते प्रोसेसिंग करके। क्या है इशू देख लेते हैं। तो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है TAI डिक्लेयर्ड द रेड फ्लैग ऑन द नेपाल ओरिजिन टीज रिपोर्टेडली सोल्ड इन इंडियाज मार्केट एज अ प्रीमियम दार्जिलिंग टी। प्रीमियम दार्जिलिंग टी करके यहाँ पे सेल किया जाता है। 2009 का जो पैक्ट हो गया था इंडिया नेपाल के बीच में, उसके हिसाब से कंडीशन ये थी कि जो भी ट्रेड होगा उसमें सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट की जरूरत है करके। अब ऐसा हो गया है कि TAI कहता है, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कि जो लो क्वालिटी टी है वो इंडिया में आ रहा है ये ब्रांड के ऊपर, और इसी वजह से जस्ट अंडरमाइनिंग द सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल विजन। अब ओके फाइन, नो इश्यू कि ये री एक्सपोर्ट के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो टी बोर्ड रिकॉर्ड क्या कहता है कि 60.35 million kg of tea which was imported in the last 3 years, just 23.43 million kilogram of tea was re-exported. Then the rest 36.93 million kilogram जो था वो इंपोर्ट जो हुआ था वो इंडिया में ही बेचा गया है, जस्ट अ वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन ऑफ 2011, एंड दैट इज अ एलिगेशन ऑफ टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कि इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। The 15th question, which of the country not share a border with a Turkey? टर्की के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती? एक आर्मेनिया, दूसरा लेबनान, तीसरा ईरान, चौथा अजरबैजान। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ बी, लेबनान, यानी बाकी कंट्री उसको शेयर। न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए दोस्तों कि तुर्की ने अभी रशिया और अमेरिका को झाप दिया है। कहा है कि भाई सीरिया ने जो अटैक किया है ये आप बराबर उनकी बॉर्डर्स में जो है पुलिसिंग बराबर नहीं करते। प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान जो है, स्टेज द अंकारा रिजर्व द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, हम अपना जो है हिसाब ले सकते हैं। सीरियन बेस्ड कुर्दिश मिलिटिया जो है इट ब्लेम फॉर द क्रॉस बॉर्डर रॉकेट स्ट्राइक, है ना। दी टर्की इज ब्लेमिंग रशिया टू यूएसए कि भाई उनका जो बफर जोन है टर्की और सीरिया के बीच में जो बॉर्डर है
है ना, वो बॉर्डर का जो बफर जोन है, वो बफर जोन को बराबर 2019 के एग्रीमेंट के हिसाब से कवर किया नहीं, प्रोटेक्ट किया नहीं, और कुर्दिश फोर्सेस जो है इनको कंट्रोल में रखा नहीं। तो ऑब्वियसली ये अटैक उसी वजह से हुआ। साथ में जो है टर्की ब्लेम करती है कि ये जो कुर्दिश पीपल प्रोटेक्शन यूनिट जो है ना, उस पर अटैक जो होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ आउटलॉड कुर्दिश वर्कर्स पार्टी पीकेके की यह है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया था, फिर भी ये अभी कंट्रोल में नहीं है। तो सीरिया और तुर्की का अक्सर झगड़ा चलता रहा है, लॉन्ग लास्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है और अदर भी डिस्प्यूट चलते जा रहे हैं। अब यदि बॉर्डर देखी जाए तो देखो बॉर्डर है, इट्स एक्चुअली टर्की इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है ना। तो ये एक पार्ट जो है, एक आधा पार्ट जो है, ये आधा पार्ट इधर में एशिया में आता है और आधा पार्ट यूरोप में आता है, इतना अराउंड ये यूरोप में कवर होता है। सो इट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल। बाउंड्री कौन कौन सी है, तो इसको बाउंड्री जो है ग्रीस, ये देखिए ग्रीस है, बल्गेरिया है ना, ब्लैक सी कवर करती है ना, जॉर्जिया है, बाद में आर्मेनिया, अजरबैजान है ना, ईरान भी दिखता है यहाँ पे, बाद में इराक भी दिखता है, सीरिया भी दिखता है, बराबर है, राइट। एजियन सी जो है वो भी कवर करता है, यानी बहुत सारा एरिया, बहुत सारी कंट्री इसको कवर करती है। अब देखा जाए तो ये जो सीरिया है और टर्की है, इसका ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग किसके साथ है, तो सीरिया के साथ है। ये इट्स अराउंड मोर देन 900 किलोमीटर, यानी अराउंड 909 किलोमीटर की एक बॉर्डर है, और ये सबसे लंबी है बाकी इससे यदि देखी जाए तो। अब खास बात है कि इन दोनों में ट्रेडिशनली काफी झगड़े हैं। ट्रेडिशनल इसलिए झगड़े कि एक अराउंड 1939 में क्या हो गया था कि ये जो एरिया है अपना हताई प्रोविंस है ना, ये हताई प्रोविंस, ये जो है एरिया, ये हताई प्रोविंस 1939 में तुर्की ने कैप्चर कर लिया था सीरिया से। साथ में वाटर डिस्प्यूट भी चल रहा है, इधर एरिया में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, जो साउथ ईस्टर्न एंटालिया प्रोजेक्ट जो है उसका एक बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। साथ में सीरिया जो है, ये टर्की ब्लेम करते हैं कि सीरिया इज सपोर्टिंग कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। ये कुर्दिस्तान, ये एरिया इट्स कंसिडर्ड एज अ कुर्दिस्तान, कि ये एरिया है, ये लिबरेशन के लिए एक कॉन्सिस्टेंटली आंदोलन चल रहा है, उसको सीरिया सपोर्ट करते हैं, ऐसा तुर्की क्लेम करती है, क्रिटिसाइज करती है। तो ये इश्यूज अभी चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following indicator is not part to calculate global hunger index? A, neonatal mortality, B, undernourishment, C, child wasting, D, child stunting. answer is A, it is not used, ये यूज नहीं होता। बाकी 1 2 3 undernourishment, child wasting और child stunting। See, this is the criteria. The report is made jointly by the Irish aid agency concerned worldwide and German organization Welthunger Hilfe. ओके, ये 4 इंडिकेटर्स है, एक अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी, है ना। चाइल्ड वेस्टिंग यानी क्या होता है, इट्स नथिंग बट द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years हु आर वेस्टेड। वेस्टेड मतलब क्या है, हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, रिफ्लेक्ट एक्यूट अंडर नरिशमेंट, यानी खाना बराबर नहीं मिलता, पोषण उनका बराबर नहीं होता, इसलिए हाइट के हिसाब से जो है उनका वेट नहीं होता, लो वेट होता है, इनका काफी वेट कम होता है, अंडर वेट होता है। अब चाइल्ड स्टंटिंग यानी क्या है कि जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, उससे नीचे जो बच्चे होते हैं, हैविंग अ लो हाइट फॉर एज के हिसाब से उनकी हाइट होनी चाहिए, वो होते नहीं, यानी वो छोटे हो जाते हैं, उनकी हाइट कम हो जाती है क्योंकि उनका भी पोषण बराबर नहीं होता। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 5 साल के कम जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे निकाला जाता है। अब ये स्केल जो है ये 100 पॉइंट स्केल है। 0 का मतलब होता है कोई हंगर नहीं, और 100 का मतलब होता है वर्स्ट कंडीशन ऑफ अ हंगर।
एज पर 2021 रिपोर्ट हमारे इंडिया के बुरे हाल है, हम देख लेते हैं, है ना। एक 135 कंट्रीज का डाटा एसेस किया था, लेकिन एक्चुअल डाटा 116 कंट्रीज का प्रॉपर मिल सका। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो इंडिया देखो कहाँ पे है, 101 रैंक पर है। इट स्लिप फ्रॉम द 94th रैंक ऑफ 2020 एंड thus the report termed the India's hunger condition as alarming and put India into the serious category। यानी यहाँ पे हमको रख दिया गया है, बहुत ही बुरे हाल है ना। सोचने की बात है कि हम इमर्जिंग कंट्रीज है ना, और दूसरे तरफ हम हंगर प्रोन कंट्रीज हो गए। ये पैराडॉक्स ही देखो दोस्तों कितनी खतरनाक है। इट शोज द एक्यूट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। इंडिया में हम देख सकते हैं कि काफी ग्रोथ एक तरफ हो रही है और एक तरफ बहुत बुरे हाल हो गए, है ना। हम बीच में देखो एक के टाइप की रिकवरी भी जो है, ये एक टर्मिनोलॉजी इसी वजह से पॉपुलर हो गई थी। के टाइप का मतलब इधर कुछ गिने चुने जो बिजनेसमैन है उनकी ग्रोथ हो रही पैंडेमिक में, लेकिन कॉमन मैन पर आप बुरे हालत में, यानी समझ सकते हो कि इंडिया जो है बहुत ही पैराडॉक्सी सिचुएशन में जा रहा है। और खास बात है कि इंडिया की रैंकिंग देखो, ये हमारे नेबर श्रीलंका, ये सब पुअर कंट्रीज है, और उनके यहाँ की हंगर कंडीशन देखो। श्रीलंका की रैंक 65, नेपाल की 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71, पाकिस्तान 92, सिर्फ अफगानिस्तान हमारे नीचे है 103। यानी हमारी कंडीशन देखो हमारे नेबर से बहुत बुरी है इन द केस ऑफ, है ना, प्रोटेक्टिंग द वेरी क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्सेस। Next question, 17th. According to the WHO report, the COVID-19 pandemic has reversed the years of a global progress of tracking this disease, and first time number of deaths due to this disease over a last decade increase in 30 countries with highest burden in India। द अबाउट स्टेटमेंट रिलेटेड विथ विच डिसीज, कौन से डिसीज से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है? एक इन्फ्लुएंजा, बी हेपेटाइटिस बी, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी मलेरिया। सो आंसर इज सी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बढ़ रहा है बर्डन, यानी धोखे की घंटा है भाई। देखो क्या कंडीशन है। सो फिलहाल जो है हु का 2021 का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट क्या कहता है कि 2020 में नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू टीबी इंक्रीज, है ना। बहुत कम जो लोग हैं ये कवर कर पाए, डायग्नोज कर पाए और ट्रीटमेंट मिल सकी। क्यों? तो सभी का सभी फोकस कहाँ पे चला गया है? तो कोविड के ऊपर चला गया है, तो इसलिए निगलेक्ट हो रहा है। भाई आप देखो पोलियो वैक्सीन भी नहीं मिल रहा है, बड़ा बुरे हाल है अभी, है ना। सब कोविड के तरफ मुंह हो रहा है और इसी वजह से ये सब इश्यूज बढ़ गया है। अभी हु एन टीबी स्ट्रैटेजी जो है उसका एम क्या है? तो एम फॉर 90% रिडक्शन इन टीबी डेथ एंड 80% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस रेट बाय 2030 कंपेयर टू द 2015 बेसलाइन। अब हम ये मिस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब कौन सी कंट्रीज है? तो देखो 2019-20 ये सिचुएशन में, यानी पैंडेमिक के पहले सिचुएशन थोड़ी कवर थी, तो इंडिया अच्छा कवर करता था। 41% जो है कंट्रीब्यूशन था रिडक्शन में। इंडोनेशिया का 14, फिलीपाइंस का 12 और चाइना का 8% था। और अभी जो है इंडिया का बर्डन काफी बढ़ गया है। 18th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मिसाइल एंड टाइप। आकाश 1 आकाश एंटी टैंक मिसाइल, 2 इग्लायस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। कौन सा पेयर करेक्ट है? सो आंसर इज अ बी, ओनली 2 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। न्यूज में क्यों है दोस्तों, देख लेते। देखो न्यूज में इसलिए है, आफ्टर सेवरल डिलेज इन इट्स मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, आर्मी एयर डिफेंस जो है इट्स लुकिंग एट अ माइनर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन टर्म्स ऑफ द डील्स एंड ट्रायल्स। और वो कौन सी डील है? तो ये 3 डील है। एडिशनल इंडिजिनियस आकाश, इट्स अ 25 किलोमीटर रेंज इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा। दूसरा अंडर डेवलपमेंट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM jointly developed by DRDO and Israel Aerospace Industries। और तीसरा है
Igla-S very short range air defense system from the Rosoboron's export of Russia, है ना, तो ये इसी वजह से न्यूज में आ गया है. Then 19th question. Agreement in the month of October 2021 between these two Asian countries on a border issue with a three-step roadmap considered first breakthrough in the border talks, which began in 1984 with the 20 rounds held. Which of the countries are parties of this historical deal? Answer is the C. भूटान, चाइना, है ना. देख लेते न्यूज में क्या है. अब जो है ये एग्रीमेंट हो गया है 14 अक्टूबर 2021 को ये साइन हो गया है. वर्चुअल मीटिंग होगी उसके ऊपर. MOU ऑन अ डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज एंड स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन, ये एग्रीमेंट हो चुका है. अब इसके वजह से क्या है, इंडो चाइना टाइज पर जो है रिलेशन पर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं. रीजन बिहाइंड इट कि भूटान और चाइना यदि इनका बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, चाइना क्लेम कर रहा है ऐसा कि यदि इन दोनों का बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है तो इंडिया जो चांस लेता था अपने बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, बॉर्डर एरियाज का, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा चाइना का कहना है. अब देखा जाए तो ये डोकलाम जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये डोकलाम एरिया पर 2017 से जो है एक स्टैंड ऑफ रह चुका है डोकलाम प्लेटू के इस पर इंडो चाइना के कंटेक्स्ट में. 20th क्वेश्चन. Lucky is one name of spacecraft to explore Trojan asteroids which share Jupiter's orbit. Second, name of 3.2 million year old skeletal remains of a human ancestor found in Ethiopia. Answer is C. Both are correct. Lucky ये दोनों का नाम है. न्यूज में इसलिए आए दोस्तों कि एक नासा ने स्पेसक्राफ्ट बनाया जो 6.3 बिलियन किलोमीटर की जर्नी करने वाला है एंड अराउंड $981 मिलियन खर्चा हो चुका है और 12 साल का ये टोटल मिशन रहने वाला है. अब ये जो है एटलस वी रॉकेट ने ये लकी नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है ये छोड़ दिया गया है फ्रॉम केप कार्निवल फ्लोरिडा से. अब ये जो है इसका नाम जो है इथियोपिया में जो लकी नाम का एंसेस्टर मिल गया था उसके ऊपर रखा गया है. साथ में इसका नाम जो है एक 1967 का बीटल्स सॉन्ग था लकी इन द स्काई विद डायमंड, उसके ऊपर से भी सोचा गया है. और इसी वजह से यहाँ पे क्या कैरी किया गया है तो बीटल्स का बैंड मेंबर्स का एक लिरिक्स और बाकी ल्यूमिनरीज का वर्ड जो है वो विजडम वर्ड जो है वो एक प्लेक पर प्रिंट करके वो भी भेजा गया है. एक डिस्क बनाई गई है जो लैब ग्रोन डायमंड से बनाई गई है, वो भी साथ में एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ भेजी गई है. अब ये इसका काम क्या है तो जो जुपिटर के जो ट्रोजन एंटोरेज जो है यानी ऐसे कुछ एस्टेरॉयड है जो एक परिवार से है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉयड है, उनको चेज कर रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए चले गए हैं. 21st question. The China tested its hypersonic glide vehicle in the month of August 2021. What is the Mach number of hypersonic object? Hypersonic object का Mach number क्या होता है? Less than 0.8, greater than 0.8 but less than 1.2, 1.8 to 5 or D that is above 5. So answer is D, above 5 Mach number. दोस्तों Mach number in general it's nothing but the ratio of object of the speed and the speed of the sound called as a Mach number. That means it calculate the sound. Mach number जो होता है ये it's a dimensionless होता है, quantity of fluid dynamics है ना, जो velocity निकालती है ना. सिंपल सादे शब्दों में समझाया जाए तो कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट का जो है एयर में जो ट्रैवल करते हैं उसकी स्पीड मापी जाती है ना. एक 6 कैटेगरीज जो है, 6 कैटेगरीज इसमें है, देखो 6 कैटेगरीज है मैक के. सबसोनिक, ट्रांससोनिक, स्पीड ऑफ साउंड, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और हाइपर वेलोसिटी है ना. चाइना का जो व्हीकल ग्लाइड है वो कौन से इसमें है, हाइपरसोनिक इसमें है ना. सबसोनिक का 0.8 से कम होता है ना, 0.8 to 1.2
ट्रांसोनिक, स्पीड ऑफ साउंड यानी 1 मैक। 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक 1.2.5 है ना, हाइपरसोनिक 5 to 10। इन जनरल यदि हम देखे जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कितना हो सकता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज अराउंड 343 मीटर पर सेकंड, या हम किलोमीटर में यदि देखना चाहे तो 1234.8 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितना है। अब ये ऑब्जेक्ट का टेस्ट कर लिया चाइना ने, तो ऑब्वियसली यूएसए को टेंशन आ गया है, क्योंकि अभी ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल मतलब कैरियर बना सकता है। Then the 22nd question, Central Institute of Himalayan Cultural Studies located in A. Arunachal Pradesh, B. Assam, C. Sikkim, D. Manipur. So answer is A. Arunachal Pradesh. न्यूज में क्यों है दोस्तों? खास बात यह है कि अभी इंडो चाइना टसल चल रहा है, कॉन्सिस्टेंट बॉर्डर इश्यूज चल रहा है, तो इसी वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो है बॉर्डर एरियाज पर कर रहे हैं। तो ये उसमें से एक है। जो एलएसी पर जो ऑफिसर्स और आर्मी मैन है उनको तिब्बतियन कल्चर के बारे में ज्ञान मिले, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, इसलिए, और साथ में वॉरफेयर वो टेरेन का कैसा हो, इसी वजह से एक टिबेटोलॉजी जो है इसमें कोर्स जो है वो कोर्स डिक्लेयर कर दिया गया। एंड देन द आर्मी इज टाइंग अप विद द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज, दाहुंग में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के, उसके साथ टाइप कर लिया। साथ में इसमें कैसा है कि जो एक्सपर्ट लामाज होते हैं बोमडिला मोनेस्ट्री के, वो इनका ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। आर्मी जो है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने इंडिया में 7 इंस्टीट्यूट्स ढूंढ निकाले हैं, उनके साथ टाइप किया है टू लर्न द टिबेटोलॉजी इन इंडिया, है ना। उसमें से 2 जो है नॉर्थ ईस्ट में है, दूसरा जो है और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी जो सिक्किम में स्थित है। 23rd question, consider the following statement with regard to the Indo-Israel relation. 1. Free trade agreement between the two countries finalized in the 2020. Second, both are original members of International Solar Alliance. International Solar Alliance. Which of the above statement is or are correct? Answer is D. Neither 1 nor 2. यानी ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं है। देख लेते क्या है इंडो इजराइल रिलेशंस में। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि अभी रिसेंटली जो है मिस्टर जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने इजराइल को विजिट दी, और खास बात यह है कि बोथ एग्रीड टू रिज्यूम लॉन्ग पेंडिंग नेगोशिएशन ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो है इसके चर्चा जो है, इसका डायलॉग जो है ये नवंबर 2021 में शुरू हो जाएगा और जून 2022 में खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके लिए काफी कोशिश की गई। 2007 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने काफी कोशिश की, बट ये द होल टॉक वाज बीइंग स्टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज थे, इसकी वजह से कुछ आगे बढ़ा नहीं। लेकिन अभी इजराइल जो है वो साथ में बाकी भी जो ग्लोबल इश्यूज है इंडिया के, उसके साथ जुड़ना चाहता है, पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट इशू है उसमें इंडिया के साथ वो आना चाहता है। एंड देयरफॉर ही अनाउंस इज ज्वाइनिंग टू इंडिया फ्रांस लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस अहेड ऑफ द नेक्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज COP26 समिट इन ग्लासगो, जो होने वाली है नवंबर 2021 में। तो इंडिया को ये सपोर्ट करना चाहती है। देन 24th question, but one question, which of the following facts of a post-pandemic condition revealed by the World Economic Outlook October 2021 of IMF, International Monetary Fund? 1. There will be a gap of a recovery between the advanced countries and emerging countries including China. Second, gap between the recovery of output and employment will be larger in emerging market than in advanced countries. 3. Young and low skilled workers are likely less worse off than a prime age and high skilled workers. Answer देख लेते हैं। Answer is B, only 2. Gap between the recovery of output and employment will be larger in emerging market than in advanced countries.
अब सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट में देखो देयर विल बी अ गैप ऑफ रिकवरी बिटवीन द एडवांस कंट्रीज एंड इमर्जिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। तो गैप हो रही है बट एक्सक्लूडिंग चाइना, नॉट इंक्लूडिंग चाइना। चाइना इज ग्रोइंग, चाइना जो है एडवांस कंट्री के लेवल पर चला गया है, दो इट इज अ इमर्जिंग कंट्री। अब यंग और लो स्किल्ड वर्कर्स जो है इनके बुरे हाल है रादर देन प्राइमेज और हाई स्किल्ड वर्कर्स के, एज पर दी रिपोर्ट। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो है ये रिपोर्ट 2 बार पब्लिश होती है, अप्रैल और अक्टूबर में पब्लिश होती है और कंसिस्टेंट अपडेट भी साथ में देती रहती है। ये रिपोर्ट में काफी कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स लिए गए और इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में सभी इकोनॉमीज जो है उसको कंपेयर करती है एक में एक से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंपेरेटिव एनालिसिस देती है कंडीशन क्या है हर एक कंट्री का। अब सेकंड रिपोर्ट जो है 2021 का, ये बड़ी ग्रिम सिचुएशन बताती है, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट रिकवरी के बारे में अक्रॉस द ग्लोब, है ना। 2 मेजर रीजन है। अब देखा जाए तो गैप क्यों बड़ी है, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सीवियर गैप बड़ी है बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्पैरिटीज इन द वैक्सीन एक्सेस एंड द डिफरेंसेस इन द पॉलिसी सपोर्ट। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। Then the last question, which of the calendar declared by the Assam government as its official era apart from the Gregorian and the Shaka calendars? Vikram Samant, Hijri, Bhaskara or Saptarishi? So answer is a C, Bhaskara, है ना। देख लेते क्या है न्यूज। दोस्तों न्यूज में इसलिए आया कि आसाम की जो गवर्नमेंट है उसने भास्कर इरा डिक्लेयर कर दिया है एज अ ऑफिशियल कैलेंडर। अब ये कब बिगन हो गया है, तो ये भास्कर वर्मन इन्होंने जो कोरोनेशन किया था खुद का एज अ रूलर ऑफ कामरूपा किंगडम, तब से ये काउंट होता है। ही वॉज अ कंटेम्पररी एंड पॉलिटिकल एले ऑफ नॉर्दर्न इंडियन रूलर हर्षवर्धन जो था ग्रेट रूलर, उनका ये पॉलिटिकल एले थे। अब देखो एक्चुअली क्या है, तो ग्रेगरियन जो कैलेंडर होता है ये मिडनाइट से स्टार्ट हो जाता है और भास्करब्दा और शाका इरा जो है ये बिगन एंड एंड एट द सनराइज, ये सूरज उगने से होता है। अब ये सोलर साइकिल से चलता है ग्रेगरियन कैलेंडर देखो, और ये भास्करब्दा जो है ये लूनी सोलर, लूनार और सोलर ये दोनों इससे चलता है ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So दोस्तों I hope so कि this 25 questions might be definitely helpful for you, not only for preparing UPSC prelim 2022 but also for the mains of 2022 also and all for all other examinations. So दोस्तों I hope so you definitely get benefit from this video. All the best and thank you.